आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवाजी महाराज से मुतालिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़ा बयान पर सामने आया शदीद रद्द-ए-अमल। मराठा तंजीमों और जमातों ने किया बिना शर्त मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। इस्लामी तहजीब और रिवायात को जिंदा करने के लिए आवाज़ एकेडमी ने किया नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले का कामयाब इनेकाद। और औरंगाबाद में भी पहुंच गए रूस यूक्रेन जंग के असरात। रिफाइंड तेल के बढ़ रहे हैं दाम, दुकानदार और शहरियान भी हुए परेशान। अब खबरें तफसील से। छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़ा बयान पर औरंगाबाद में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। मराठा तंजीमों और जमातों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए गवर्नर से माफी मांगने का मुतालिबा किया। महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी काल छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वक्तव्य केलं। माहीत नसलेला इतिहास आमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला। खरं तर हे बघितल्यानंतर राज्यपालांच्या मनामध्ये पोटामध्ये जे होतं काल ते पोटावर आलेलं आहे। राज्यपालजी, आपल्याला जर छत्रपती शिवाजी महाराज कळले नसतील तर कृपया त्या विषयामध्ये नाक खुपसू नका, चुकीच्या गोष्टी आमच्यासमोर मांडू नका। तुमच्या वयाचा विचार करता तुम्हाला निवृत्तीची गरज आहे हे कालच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झालं। भारताचे प्रधानमंत्री यांना विनंती आहे, आव्हान आहे, तात्काळ अशा राज्यपालांची उचलबांगडी करावी। असे राज्यपाल महाराष्ट्राला नको ज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजच कळलेले नाही। राज्यपाल महोदय, आपण तात्काळ माफी मागावी, अन्यथा आम्ही तुमच्या वयाचा विचार न करता गरज पडली तर तुमचं धोतर फेडू हे शिवभक्त म्हणून या ठिकाणी ठामपणे आपल्याला सांगतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु हे रामदास नव्हते हे अनेक इतिहासकारांनी सिद्ध केलेलं आहे। तत्कालीन शिक्षण मंत्री वसंतरावजी पुरके यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ इतिहासकारांची अभ्यासकांची समिती नेमण्यात आली होती। त्या समितीमध्ये बाबा पुरंदरे सुद्धा होते। या समितीचा निर्णय आहे की रामदास हे शिवाजी राजांचे गुरु नव्हते। एवढंच नाही तर रामदासाची आणि शिवाजी राजांची भेट सुद्धा झालेली नव्हती हे त्या समितीनं सिद्ध केलेलं आहे। त्यानंतर 2013 मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय आहे की रामदास हे शिवरायांचे गुरु नव्हते, त्यांची भेट सुद्धा झालेली नाही, त्यांचा काहीही संबंध नाही। अशा पद्धतीनं वारंवार इतिहासानं हे सिद्ध केलेलं असताना सुद्धा महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा करतायत, जाणीवपूर्वक छत्रपती शिवाजी राजांचा अपमान करतायत। मी भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वक्तव्याचा संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो आणि भगतसिंह कोश्यारी यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा संभाजी ब्रिगेडच्या स्टाईलनं धडा शिकवेल। इस्लामी तहजीब और रिवायात को जिंदा करने की गर्ज से आवाज़ एकेडमी की जानिब से नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसमें फातिह तलबा को इनामात तकसीम किए गए। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में नई नस्ल में जज्बा ईमानी को फ़रोग़ देने और इन्हें इस्लामी तहजीब और रिवायात से रूशनास कराने की गर्ज से आवाज़ एकेडमी ने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला रखा था। बायजीपुरा के कुरैशी हॉल में मुनक्कदा इस मुकाबले में 27 तलबा ने हिस्सा लिया। इन बच्चों ने अपनी मुतरन्निम व दिलकश आवाज़ों में नाते पेश की। पहला इनाम सैयद मीर अलाउद्दीन अंसारी ने हासिल किया, जबकि दूसरा इनाम सैयद अनस सैयद इस्माइल और तीसरा इनाम आयशा मुजीब खान ने हासिल किया। प्रोग्राम की सदारत मौलाना शेख नूर ने की। मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ सैयद इसरारुल हक नदवी और हाफिज शफी काशिफी ने अंजाम दिए।
मुकाबले के इनेकाद में मौलाना जाकिर मिल्ली, हाफिज इस्माइल काशिफी, हाफिज मोइन शेख, जुबैर शेख और शेख आसिफ ने अहम किरदार निभाया। शब मेराज अल्लाह के प्यारे नबी का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और उस पर हमारा ईमान है। कुरान में मेराज का तज़किरा है। उसी मुनासिबत से हमारे इन उलमा ने और आवाज़ एकेडमी ने ये नात का प्रोग्राम रखा और इसलिए रखा कि नात से ख़ुद ईमान ताज़ा होता है और इश्क़ नबी पैदा होता है। जी, आने वाले बच्चों के लिए ये पैगाम है कि वो अपनी इस नात के प्रोग्राम के हिस्सा लेने के लिए खूब मेहनत करे, अल्फाज और तलफ़ुज़ को भी सही करे और सरपरस्त हज़रात भी अपनी औलाद की निगरानी करते हुए उनको दीन के साँचे में ढाल कर इश्क़ मोहम्मदी में आगे बढ़ाए। आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारी आवाज़ को लोगों ने पसंद करा, इसलिए हमें पहला अवार्ड मिला। तो हम ऐसे और प्रोग्राम में लेने का कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है और आप सबकी दुआओं से हमें ये सुबह इनाम मिला है। मैम, हमारा मकसद ये नहीं था इनाम का, हमारा मकसद ये था कि हमारा देखकर दूसरे बच्चियाँ भी नात की ख्वाहिश करें और पढ़ें और उसका सवाब हमें भी मिले और हमारे सिखाने वालों को। शहर के इंतहाई अहम और तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। यहाँ के लोग काम की रफ्तार तेज करने का मुतालिबा कर रहे हैं। 400 साला खदीम महमूद दरवाज़ा म्यूनसिपल इंतजामिया की अनदेखी का शिकार हो गया। ये दरवाज़ा काफ़ी बोसीदा हो चुका था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने दरवाजे की मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन अब इस काम की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। काम की वजह से महमूद दरवाजे से आमदोरफ्त बंद है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। एडीएन से बात करते हुए यहाँ के लोगों ने दरवाजे की मरम्मत का काम तेज़ी से करने का मुतालिबा किया। महानगर पालिका द्वारा स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत जो पांचक्की के महमूद दरवाजे का जो काम की शुरुआत की गई है, उसके लिए हम महानगर पालिका आयुक्त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसी तरह जिस तरीके से काम की शुरुआत हुई वो एक कछुए की गति से चल रही है और ये महमूद दरवाजे के लिए रोड का काम के लिए जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर पूरा ये महमूद दरवाजे की मरम्मत होनी चाहिए, जिसके चलते पूरे मराठवाड़े से औरंगाबाद घाटिया हॉस्पिटल के लिए मरीज़ आते हैं, जो कि पांचक्की का जो रोड है उसमें खुलदाबाद ग्रामीण और औरंगाबाद ज़िले के जो भी पेशेंट आते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस आती जाती रहती है इमरजेंसी के लिए। तो उस एम्बुलेंस के वजह से मरीज़ों को अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से। इसका जिम्मेदार तो महानगर पालिका प्रशासन ही है। स्मार्ट सिटी का काम जो चल रहा है पूरे औरंगाबाद में, वो एकदम कछुए की गति से चल रहा है। बस इनको खाम नदी के पानी का मसला दिख रहा है। अभी तो बारिश तो है नहीं, धूप काला है, तो फिर खाम नदी का विकास करके क्या फ़ायदा। जो विकास करना चाहिए, जो विकास के मुद्दे हैं, महमूद दरवाज़ा है, औरंगाबाद के सभी ऐतिहासिक दरवाजे, उन पूरे 52 दरवाजे और 52 खिड़कियों की मरम्मत जल्द से जल्द करनी चाहिए। वैजापुर के झोले गांव में रेत चोरी को रोकने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है। एडीएन से बात करते हुए हड़तालियों ने रेत माफिया से मिलीभगत करने वाले अफसरान पर कार्रवाई का मुतालिबा किया। गेल्या 6 दिवसापासून विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे आव्हानावर उपोषणास बसलोय, परंतु प्रशासनाने अद्यापपर्यंत आमच्या उपोषणाची कुठलीही दखल घेतलेली नाही। मी ज्या कारणास्तव उपोषणाला बसलोय ते सगळ्यात मोठा वाळूचा भ्रष्टाचार हा हे फक्त एका ठिकाणचा जो भ्रष्टाचार काढलेला आहे मी, एका गटातला शिवना नदीवरील झोलेगावचा फक्त तो भ्रष्टाचार जवळपास 21,93,44,251 रुपयाचा आहे। आणि हा वाळूचा कसा झालेला आहे भ्रष्टाचार, तर त्यामध्ये जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, SDM माणिक आहेर, तहसीलदार राहुल गायकवाड, मंडळाधिकारी तांबूस आणि तलाठी पवार या सर्वांनी वाळू तस्करांशी संगनमत करून शिवना नदीतील झोलेगाव येथील वाळूचं उत्खनन केलेलं आहे। जी वाळूचं उत्खनन चोरून नेली ती वाळू जवळपास 1,61,034 ब्रासी, जिची आज रोजी शासकीय किंमत आहे 20,93,44,251 रुपये। हे सर्व वाळू काय एका दिवसामध्ये चोरी झालेली नाही। ह्या वाळूला एवढे मोठे असे कोणी जादू मारली आणि ती वाळू गेली असंही नाही। ही वाळू दिवसानुदिवस अनेक महिने अनेक रात्रंदिवस ही वाळू JCBच्या सहाय्याने ही चोरी होत होती। आणि या संदर्भात जिल्हाधिकारी SDM तहसीलदार यांना आम्ही निवेदन देत होतो, ते करीत होतो, फोन करीत होतो, परंतु प्रशासनातले अधिकारी
डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून बसले होते, कारण हे सगळे वाळू तस्कर आणि यांचे संगनमत आहे. वाळूचे यांच्या याच्यामध्ये गाड्या आहे, यांचे पैसे घेणे हप्तेवारी काय अधिकाऱ्यांचे, तर त्यामुळं हे याच्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं आणि दुर्लक्ष केल्यामुळं ही परिस्थिती उद्भवली का आज इतका मोठा शासनाचा महसूल बुडालेला आहे. आणि याला सर्वस्व कारणीभूत आहे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, SDM आणि तहसीलदार राहुल गायकवाड, मंडळाधिकारी तांबूस आणि पवार. मी शासनास आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की संबंधित दोषी लोकांकडून तुमचे शासनाचे झालेले 20,93,44,00,000 रुपयाची वसुली करावी व त्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जी शासन नियमाप्रमाणे कारवाई होईल ती कारवाई करावी. 4 व्हीलर गाड़ियों की चोरी करने में माहिर एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। सिडको पुलिस को इत्तला मिली थी कि वड़ौद बाजार का साकिन शेख समीर शेख रज़्ज़ाक और इसके साथी 4 व्हीलर गाड़ियों की वारदातें कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम ने इसे नारेगांव में घेर लिया। पुलिस को देखकर इसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। पूछताछ में इसने बताया कि वो अपने साथी ज्ञानेश्वर धांडे और अमरावती के साकिन अमूल खंबाट की मदद से 4 व्हीलर गाड़ियां चोरी कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 लाख रुपए मालियत की जीप, कार और रिक्शा बरामद किया है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर संभाजी पवार की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर अशोक औचार की टीम ने अंजाम दी। रूस और यूक्रेन की जंग के असरात अब हर घर व हर फर्द तक पहुंच रहे हैं। जंग के नतीजे में रिफाइंड तेल के दाम अचानक बढ़ने शुरू हुए। इसी तरह 2 मुल्कों में जारी इस जंग की ये आग अब हर घर तक पहुंच रही है। नाजरीन, आजकल पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन में जारी जंग को लेकर परेशान है। टीवी स्क्रीन बमबारी, धमाके, फायरिंग के भयानक मंजर हर एक को लर्जा रहे हैं। ये जंग हमसे बहुत दूर जारी है, लेकिन इसके असरात हमारा मुल्क वो शहर ही नहीं बल्कि अब हर घर वो फर्द भी मुतासिर हो रहा है। यूक्रेन दुनिया में रिफाइंड तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमारे मुल्क वो शहर में भी यूक्रेन से ही सोयाबीन रिफाइंड तेल यहीं से आता है। एक हफ्ता पहले तेल के दामों में मामूली कमी से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन जंग शुरू होते ही रिफाइंड तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए। बढ़ते दामों को लेकर तेल के व्यापारी भी परेशान हैं। चेलीपुरा में AP मिटकर तेल भंडार के मालिक अशोक मिटकर से हमने बात की। दाम बढ़ने से वो भी तशवीश में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि जंग इसी तरह जारी रही तो तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। महीना पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम कर दी थी, बाहर से जो आए थे तेल आता है उसके ऊपर ड्यूटी कम की थी। उसका अच्छा खासा असर मार्केट पे दिखाई हुआ है। सभी तेलों के भाव 30 रुपये 20 रुपये तक कम हुए थे। सूर्यफूल, सोयाबीन 125 की रेंज में आ गया था। लेकिन 8 दिन पहले यूक्रेन और रशिया का जो वाद चल रहा है और ऐसा लग रहा था कि ये मिट जाएगा, लेकिन नहीं मिटा। तो उनका युद्ध चालू होते ही इधर भाव में एकदम तेजी आ गई। तो यूक्रेन से क्या ताल्लुक है इसका? यूक्रेन से अपने को सूर्यफूल तेल आता है जी। अच्छा, अपने को ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो सूर्यफूल तेल का व्यापार होता है, निर्यात होता है, लगभग 70% यूक्रेन से होता है जी। मलेशिया से पाम तेल, इंडोनेशिया से पाम तेल और अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अमेरिका से सोयाबीन आता है जी। लेकिन ये यूक्रेन से 75% शेयर उसका सूर्यफूल रिफाइंड में, सूर्यफूल तेल में। उसकी वजह से हालत ऐसे हो गए कि उसका जो बोझा है बाकी पाम तेल सोयाबीन पे आ गया। और पाम तेल सोयाबीन के साथ सभी तेलों के भाव में ये 8 दिन में 30 रुपये की तेजी आ गई। और अगर ये नहीं रुका 2-3 दिन में तो और इसमें और भी ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद है। इससे आपके धंधे पे क्या असर पड़ा? इसलिए हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। हम जो तेल 2 दिन पहले 150 लाए थे और हमने 155 बेच रहे थे, आज वही 155 लेना पड़ रहा। जो भाव हम ले रहे वो भाव से दूसरे दिन भाव और बढ़ते जा रहे। इसलिए हमारे को ग्राहकों को फेस करना मुश्किल हो जा रहा है और हमारा भी सब गड़बड़ा गया है। इससे बिक्री पे कुछ असर पड़ा है? तेल की बिक्री पे अभी तो बहुत असर तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसी हालत रहे तो बिक्री पे असर पड़ेगा। अच्छा, अभी तक तो थोड़ा बहुत असर पड़ा है, लेकिन ज़्यादा अगर तेजी आ गई और कुछ प्रॉब्लम आ तो बिक्री पे डेफिनेट असर पड़ेगा। तेल खरीदने के लिए आए हुए शहरियान भी दाम बढ़ने से फिक्रमंद हैं। इनका कहना है कि इनकी आमदनी महदूद है, लेकिन तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो इनके लिए किचन में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तेल तो मायने रखता है और दिन ब दिन तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं।
इसमें हम गरीब लोगों ने क्या करना। और दुकान वाले बोल रहे हैं कि रेट और बढ़ने वाले हैं, और अब रमज़ान आने वाले हैं, अब हम गरीब लोगों का क्या होने वाला है। असर तो बहुत पड़ने वाला है, अभी आमदनी कुछ है ही नहीं, तो दिन पे दिन हर चीज़ की रेट बढ़ते जा रहे हैं। उसमें तेल भी बोले तो उसमें तो गरीब लोगों की तो परेशानी होने वाली है सर, खाना पीना मुश्किल हो जा रहा है। इसमें पेमेंट तो बढ़ने वाली नहीं है सर, हमारी जो काम है वो काम डेली ही है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सर कि भाई तेल के रेट कम करे, मार्जिन इसमें तेल के रेट कम कर दे बस। तेल जो है तो डेली यूज़ का आइटम है, उसके बगैर अपने घर का पकवान होता ही नहीं। बीच में भी उसके रेट थोड़े बहुत कम हो चुके थे, लेकिन अभी वापस से ये जो और छिड़ गई यूक्रेन में, अब वहाँ से अब मैं जो तो मेरा रिफाइंड सोयाबीन तेल यूज़ करता हूँ, सोयाबीन वहाँ से ही प्रोवाइड होता है अपने इंडिया को। तो उस वजह से अब वो जंग की वजह से जो भाव बढ़ चुके हैं, अभी ज़रा मुश्किल हो पा रहा है तेल का इस्तेमाल करना। जहाँ अब मैं जो है तो एक सादा कर्मचारी, हमारे कोई ऐसी मतलब इतनी कुछ ज़्यादा पगार पेमेंट वगैरह है ही नहीं। हाँ, उसके बाद में अभी ऐसी महंगाई अगर बढ़ती रही तो फिर मुश्किल हो जाएगा तेल का कैसा इस्तेमाल करना। तो नाजरीन, आज हम इस जंग से कोसों दूर हैं, लेकिन इसके मुज़िर असरात से हम घर बैठे मुतासिर हो रहे हैं। अगर ये जंग जल्द नहीं रुकी तो इसके बुरे असरात का असर हम पर भी होगा। जंग और तशद्दुद का नतीजा यकीनन बुरा होता है। आलमी इदारों और ताकतों ने इस जंग को रोकने की कोशिश नहीं की तो यकीनन इसके भयानक असरात का अंजाम दुनिया के हर फर्द को भुगतना होगा। जटवाड़ा घाट में एक सुनार को लूटने वाले लुटेरों का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी से लुटेरों के इस गिरोह की वारदातें हल हो सकती हैं। जटवाड़ा घाट में एक सुनार को लूटने की वारदात पेश आई थी। इसकी तहकीकात में पुलिस ने भारतनगर गारखेड़ा के साकिन सुनील मगर को गिरफ्तार किया। सुनील मगर लुटेरों के गिरोह का सरगना निकला। इसने अपने साथियों नितिन ससाने, रवि संजय जाधव, नितिन डांगे और विकास उर्फ विक्की की मदद से ये वारदात अंजाम दी थी। इस गिरोह ने जटवाड़ा रोड पर सुनार का पीछा किया और इसके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। इस गिरोह के मेंबरों पर कत्ल, अक़दाम कत्ल, लूटमार जैसे संगीन मामलात में कई केस दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर कल्याण शेड़के और इनकी टीम ने लुटेरों के इस गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। चिकल थाना के सोशल वर्कर कौसर शेख और अजमत पठान ने अपने हामियों के हमराह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चिकल थाना के हिनानगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कौसर शेख, अजमत पठान और इनके हामियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, इलियास किरमानी, मयूर सोनौने, तैयब खान, मोहम्मद हबीब, KB शेख वगैरह मौजूद थे। ख्वाजा शरफुद्दीन के हाथों यहाँ हिनानगर चिकल थाना वार्ड शाख का इफ्तिताह भी अमल में आया। भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी की मजलिस आमिला में नए ओहदेदारों का इंतखाब अमल में आया। एक प्रोग्राम में इन ओहदेदारों को नामजदगी के मकतूब दिए गए। बीजेपी कामगार आघाड़ी के शहर सदर के ओहदे पर शेख हफीज का तकर्रुर किया गया। मजलिस आमिला में साहिब राव निकम, यूसुफ खान, रीटा पारिक, युवराज आहिरे, विष्णु घोड़के, राजेश मानकर, मछिंद्र मात्रे, अजिंक्य कुलकर्णी वगैरह को शामिल किया गया। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर के हाथों 9 मुंतखबा ओहदेदारों को नामजदगी के मकतूब दिए गए। प्रोग्राम में सलीम शेख, मोहसिन शेख और सैयद सलीम वगैरह मौजूद थे। कामगार आघाड़ी के तहत जो भी मजदूर, हॉकर्स, ठेले वाला, तरकारी बेचने वाला, जो भी गरीब है, वंचित है, उपेक्षित है, उन लोगों की सेवा में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब के घोषणाओं के अनुसार काम कर रही है और उसका आप जलवा देख रहे हैं। इस देश की घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है। उस देश के घटना के तहत भारतीय जनता पार्टी हर हाथ को काम और काम का सही दाम, ये भूमिका से काम कर रही है। और ये चाहते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जाति द्वारा भी अगर दोष देने लगा तो भी आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेके गरीबों तक पहुंचने का एक नेक कार्यकर्ता को तैयार करके
जनता तक पहुंचने का भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। उसमें गरीब, वंचित, उपेक्षित, मागास वर्गीय सभी को राष्ट्रों के एक साथ एक ऊंची पर धरोहर में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तर कामगारांच्या प्रश्नासाठी आमका कामगार मोर्चा भांडत राहणार। बांधकाम मजुरांसाठी श्रम कार्ड योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, या मोदी सरकारने ज्या ज्या केंद्राच्या योजना आहेत त्या कामगारापर्यंत नेण्यासाठी आम्ही या शहरात प्रयत्न करू। कामगार वसाहती, कारखाने येथे प्रवास करून कामगाराच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी आम्ही हे सर्व पदाधिकारी इथून पुढे काम करणार आहोत। कैंसर से नजात मुहिम के तई बेदारी की गर्ज से मुनक़्क़दा फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आम खास मैदान पर इफ्तिताह अमल में आया। कैंसर से नजात मुहिम की तशहीर और बेदारी की गर्ज से औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन और आरोग्य जागृति एसोसिएट की जानिब से मुनक़्क़दा फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आम खास मैदान पर इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में कैंसर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने बतौर ख़ास शिरकत की। 8 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की फातिह टीम को 11,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। टूर्नामेंट का एहतमाम डॉक्टर शेख अफसर, साजिद पटेल, शेख हनीफुद्दीन, शेख असलम, बदर बिन सुलेमान ने किया है। इफ्तिताही मुकाबले को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में फुटबॉल शायकीन मौजूद थे। नाजरीन, आज शब मेराज है। इस्लाम में इस रात को ख़ास फजीलत हासिल है। देखिए इस अहम रात की मुनासिबत से हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की मौलाना काजी नौशाद नदवी से खुसूसी मुलाकात। आदाब नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मज़हब इस्लाम में शब मेराज को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि इससे एक ख़ास और बहुत अहम वाक़या जुड़ा हुआ है। इसी यानी शब मेराज का वाक़या जो है, तो इसी मौजू पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काजी नौशाद नदवी साहब, जो काशिफुल उलूम के प्राइमरी शोबे के मस्जिद इलियास के सदर मुदर्रिस भी हैं। मौलाना, एडीएन के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। तो मौलाना ये बताइए कि शब मेराज को इस्लाम में इस कदर अहमियत क्यों हासिल है? असल में कुरान मजीद के 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इला आखिरिल आया। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के वाक़े को तफसील से बयान फरमाया है। इस आयत में ये बात कही गई है कि फ़लस्तीन जो हमेशा से अम्बिया का मस्कन रहा है और आज भी अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से बंदे जो नबी पैगम्बर गुज़रे हैं वहाँ पर मदफून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें बदलानी थी, और इससे भी बढ़कर बात यह है कि यहाँ से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का सफ़र फरमाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू फरमाई है। ये जो रात है इसकी फजीलत क्या है? इसमें क्या कुछ ऐसी मखसूस इबादतें हैं जो करने के लिए हमारे कुरान में या हदीस में हुक्म दिया गया है, या इस रात को कैसे गुजारना चाहिए? मखसूस इबादत तो नहीं है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि लोगों के पास आज मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत वक्त कम है दीन की बातों को सुनने के लिए। इस मुनासिबत से लोग मस्जिदों में जमा हो जाते हैं और उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, मेराज का वाक़या तफसील से बयान हो जाता है। और हमको ये कहा गया है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन की याद दहानी कराते रहिए। याद दहानी कराना मुसलमानों को, ये मुमिनीन को फ़ायदा पहुँचाता है। जमा होकर उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज को बयान करके उस बात को समझाया जाता है और बताया जाता है। उस मुनासिबत से बहुत सारी चीज़ों को उनके सामने रखा जाता है जो इबादत के लाइन की होती है। अब रहा मसला ये कि इसमें कोई ख़ास इबादत ऐसी बात नहीं है, बस अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, ज़िक्र करना, फ़िक्र करना, तिलावत करना, उलमाए किराम के बयानों को सुनना, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ों को भी अगर कोई दुरुस्त करता है इस रात में तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी इबादत है। नहीं मौलाना, आजकल तो ये देखा जा रहा है कि बहुत नई नई बातें सामने आ रही है। जैसे इस रात को एक जश्न के तौर पे मनाया जाता है,
या कोई खुशी का त्यौहार, जैसे ऐसे उसको आजकल उम्मत में ये रिवाज हो गया कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जोर है काफ़ी, तो इसमें ये हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये रात ना कोई जश्न की रात है और ना ही कोई ऐसी मुबारकबाद देने की रात है, बल्कि इस रात की फजीलत अपनी देखिए मुसल्लम है जी। और इससे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अभी ये कहा कि इस रात को जैसे जश्न के नाम से याद किया जाता है और मुबारकबाद दी जाती है, ये बात मुनासिब नहीं है। सिर्फ इस हद तक हम ये कर सकते हैं कि इस रात में जमा होना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही अगर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सवाब का बाइस है और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अजर हमको मिलने वाला है। क्योंकि मौलाना इबादतें तो बहुत सारी है और हर रात में करनी चाहिए या हर दिन में करनी चाहिए, तो इस रात में ऐसी कुछ इबादतें जो आसानी से की जाती हैं, इस सिलसिले में आज आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के मौके पर जो सबसे अजीम तोहफ़ा दिया गया था वो नमाज का तोहफ़ा था। और नमाज का मसला आज हमारी उम्मत में जो है सब जानते हैं कि नमाज की किस कदर हम लोग पाबंदी करते हैं, किस कदर पाबंदी करना चाहिए जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के सिलसिले में ये बयान फरमाया है कि नमाज मुकम्मल दीन की नुमाइंदगी करने वाला अमल है जी। हदीस पाक में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा अक़ामद्दीन व मन अदमहा अदमद्दीन, कि नमाज दीन का बुनियादी सुतून है। जो उसको कायम करता है वो पूरे दीन को कायम करता है, जिसको बर्बाद करता है वो पूरे दीन को बर्बाद करता है। इसलिए आज की रात में हम अगर ये फ़ैसला कर लें और ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह इस रात की मुनासिबत से हम अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई और फ़ैसला हमारा नहीं हो सकता है। नाज़रीन, ये थे मौलाना क़ाज़ी नौशाद साहब। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि इस रात की अहमियत और फजीलत क्यों है। हमने एक मुख्तसर कोशिश की थी कि इस रात में अहले ईमान को, मुसलमानों को इस रात में क्या करना चाहिए, इस रात का एहतमाम किस तरह करना चाहिए, क्या इबादतें करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश सब पसंद आई होगी और आपको बात भी समझ में आई होगी कि ये रात कैसी रात है, किस कदर फजीलत वाली है, इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है और इसमें क्या इबादतें करनी चाहिए। मैं मोहम्मद एजाज, ADN उर्दू न्यूज़ के लिए कैमरामैन आलिम मिर्ज़ा के साथ। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवाजी महाराज से मुतालिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़ा बयान पर सामने आया शदीद रद्दअमल। मराठा तंजीमों और जमातों ने किया बिना शर्त मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। इस्लामी तहजीब और रिवायात को जिंदा करने के लिए आवाज़ एकेडमी ने किया नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले का कामयाब इनेकाद। और औरंगाबाद में भी पहुंच गए रूस यूक्रेन जंग के असरात। रिफाइंड तेल के बढ़ रहे हैं दाम, दुकानदार और शहरियान भी हुए परेशान। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।